हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज का हमारा सेशन नंबर 5 है और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंदर। और आज का जो टॉपिक है संविधान की प्रमुख समितियां, जिसे घटना चक्र के अंदर हम लोग पढ़ने का जो शुरुआत हमने किया था घटना चक्र के अंदर, तो उनमें हमने आज जो है हमारा ये 5वां सेशन है। इसके अंदर जो है आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक से आपके सामने सवाल आ रहे हैं। आप यदि लगातार रूप से हमारे इस सेशन के साथ जुड़ जाते हैं तो आप उम्मीद मान के चलिए कि आप इस भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी सभी प्रश्नों को आप जो है टच कर लेंगे। और ये सारे प्रश्न वैसे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। हर एक प्रश्न जो नए प्रश्न बनते हैं ये पुराने प्रश्न के टच वाले प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने प्रयास आप सभी के लिए किया है कि आप सभी के सामने एक सटीक रणनीति के साथ ये प्रश्न को लाया जाए, ताकि आप सभी का जो है भरपूर फायदा हो नए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी हमारे नए साथी हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने पुराने साथी हैं कृपया करके आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि समय आपका बहुत ही अमूल्य है, और अमूल्य समय की आप लोग जो है अच्छे तरीके से उसका जो है प्रबंधन करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। यही हमारा आप सभी से शुभकामनाएं हैं। चलिए देखते हैं और प्रश्न को आज हम लोग करते हैं हल। जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसको, तो देखिए पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन पूर्व अवलोकन, जो हमने बताया था घटना चक्र से हम लोग कर रहे हैं लगातार रूप से। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है 1 नंबर में, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण दिया हुआ है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपके सामने कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि ये कारण जो दिया गया है इस कारण को ये पुष्टि करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्या आपको इसमें कोई संदेह है कि हमारा संविधान जो है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है कि नहीं कर पाता है? ये बिल्कुल ही सत्य कथन है दोस्तों। कथन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और बिल्कुल ये हमारा संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये बिल्कुल सक्षम है। इसमें कहीं भी कोई भी दोहराई नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर संदेह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी हमारा संविधान जो है ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, क्योंकि हमारा संविधान ही इसीलिए बनाया गया है कि वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यहाँ के नागरिकों के लिए जो प्रबंधन है उसका इसमें बात किया गया है। तो संविधान एक जो है नियमों का एक पुलिंदा है, एक बहुत ही बड़ा संविधान हमारा है। भारत का संविधान की यदि हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि किसी के पास है तो वो भारत के पास है। तो आवश्यक रूप से यदि हम बात करें तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये बिल्कुल सक्षम है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इस कथन को हम लोग जो है गलत नहीं कर सकते, बिल्कुल कथन यहाँ पर सही है। अब देखते हैं कारण यहाँ पे क्या कहा गया है। कारण कहा गया कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर संविधान की, गृहीत संविधान कहा जाता है, तो ये कथन भी अगर हम यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। और यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि यह एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो बिल्कुल हमारा संविधान जो है आप लोग जानते होंगे, हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अनेकों देशों से लिए गए हैं। क्या एक देशों से हमारे संविधान के अंदर प्रावधान लिए गए हैं? बहुत सारे देशों से, आयरलैंड से, अमेरिका से, बहुत सारे देशों से, हमारे देश के अंदर कनाडा आदि से जो है बहुत सारे प्रबंध को जो है लिए गए हैं। तो हमारा संविधान जो है एक गृहीत संविधान है। गृहीत का अर्थ यहाँ पर दोस्तों ग्रहण करने से लिया गया है। गृहीत का अर्थ यहाँ पे ग्रहण करने से लिया गया है। जैसे कि हमारे देश के संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रबंध हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए, जो अच्छे वहाँ पे लगे, उन चीज़ों को हमारे संविधान के अंदर एडॉप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। इसीलिए हमारा संविधान एक गृहीत संविधान है। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये बात भी सही है कि हमारा संविधान एक गृहीत संविधान है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पूछा गया आपसे कि ये जो कारण है इसी के कारण ये कथन जो है पुष्टि करता है कि नहीं, इस कारण की पुष्टि करता है कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि हमारा देश का जो संविधान बना था वो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना था, न कि यहाँ पर जो कहा जाता है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है इसीलिए ये हमारे देश की पूर्ति करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश के संविधान में अनेक देशों से, दूसरे देशों से जो उपबंध लिए गए हैं, प्रबंध लिए गए हैं, इसके बाद ही ये हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश की संविधान का निर्माण ही इसीलिए हुआ है क्योंकि ये हमारे देश के अंदर जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको ये क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये कथन कहना कि ये एक गृहीत संविधान है इसीलिए हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये गलत है। लेकिन हम देखें तो अलग अलग करके स्टेटमेंट को देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये कारण जो है इस कथन की पुष्टि नहीं करता है। तो इस प्रकार का हमको आंसर खोजना है। चलिए देखते हैं पहला कथन जो आपके सामने है। कथन बोल रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन
कारण का सही स्पष्टीकरण है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी में देखते हैं कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारे सामने जो है उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कथन और कारण जो है क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण है क्या, बिल्कुल भी नहीं सही स्पष्टीकरण है। इसीलिए हमें ऑप्शन बी के साथ चलना चाहिए। जितने भी दोस्त हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल सही उसका जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस प्रश्न के माध्यम से जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी और जितने भी लोग ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की थी। अब किसने की थी इसके बारे में आपको बताना है। नीचे आपके ऑप्शन में नाम दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मौलाना आज़ाद ने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के अंदर अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के अंदर जो प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, संविधान सभा के लिए जो जिन प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, वो प्रतिनिधियों का चुनाव जो हुआ था, क्या वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था? तो नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय जो मताधिकार का जो आधार था, आप सभी को मैंने बताया है, उस समय जो मताधिकार का आधार था, वो मताधिकार का आधार क्या था? तो वो मताधिकार का आधार उस समय तक मताधिकार का आधार वहाँ पर शिक्षा था। जिसकी जितनी शिक्षा की स्थिति थी उस हिसाब से उसको मताधिकार का आधार दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कर, जितने लोग जिस हिसाब से कर का प्रयोग करते थे, कर देते थे सरकार को, उस हिसाब से उसको मताधिकार मिलता था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षा, कर और संपत्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे तो मताधिकार के आधार में सम्मिलित था। वयस्क मताधिकार का प्रावधान यहाँ पर था ही नहीं, यानी कि संविधान सभा के अंदर जो लोग आए थे उन लोगों का जो चयन हुआ था वो जो है मताधिकार, वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। ये तो अलग बातें हुई, लेकिन आपके सामने जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगन करने की बात किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन जो है आपके सामने जो ऑप्शन है मौलाना आज़ाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ये मौलाना आज़ाद वही मौलाना आज़ाद हैं जो आज़ाद भारत के आपके प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। देश आज़ाद होने के बाद जो है प्रथम शिक्षा मंत्री बनने वाले ये मौलाना आज़ाद हैं। तो प्रथम चुनाव जो हुआ था इसके बाद ये मौलाना आज़ाद जो है प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे हमारे देश में। तो ये वही मौलाना आज़ाद हैं जिन्होंने कि संविधान सभा के अंदर वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उसी संविधान सभा में हमारे ऐसे भी दिग्गज लोग थे, हमारे ऐसे भी महान लोग थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, तो इन दोनों ने पुरजोर समर्थन किया था इस बात को लेकर के कि संविधान के लागू होने के साथ ही वयस्क मताधिकार को लागू किया जाना चाहिए। ये बातें, इस बातों का जो है इन लोगों ने खंडन किया और इन दोनों ने इसके सहमति जताई कि जो आपका संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के बारे में जब चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में मौलाना आज़ाद ने वकालत की कि 15 वर्ष तक के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, यानी वयस्क मताधिकार को संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो है इसे लागू नहीं किया जाए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको अंतरिम सरकार के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है कृषि और खाद्य मंत्री बनाए गए थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने पुरजोर जो है समर्थन किया इस बात का कि जो है वयस्क मताधिकार जो है लागू होने चाहिए, संविधान लागू होने के साथ ही वयस्क मताधिकार लागू होने चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थन में थे, लेकिन मौलाना आज़ाद जी जो है इसके बारे में कहे थे कि 15 वर्ष तक इसको स्थगित कर देना चाहिए। तो जितने भी लोग हमारे मौलाना आज़ाद जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही इसका उत्तर दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता होगा कि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन था, आपको पता होगा 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ए.ओ. ह्यूम को। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आपको जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम को जाता है इसकी स्थापना का श्रेय। आपको पता होगा कि 1884 ईस्वी में आईएनयू की स्थापना होती है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है। और इसकी तिथि की यदि हम बात करें, एग्जैक्ट डेट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आपको पता होगा कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कहे जाते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आपको पता होगा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये एक आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, जिनके भारत के लोगों के प्रति विशेष जो है दया सहानुभूति थी, और इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने आपको इतनी बातें बताई। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में
आप देखें कि प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव जो था, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कथन था, महात्मा गांधी का ही ये स्टेटमेंट था कि जो हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, ये महात्मा गांधी का कथन था। आप लोग जयप्रकाश नारायण को जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो आप सभी जो है ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं वो सारे लोग सही हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है, सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कथन था कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हो जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, भंग कर दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल महात्मा गांधी का कथन था। तो जितने भी लोग ऑप्शन डी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि हो। ये देखिए कथन कितनी इंपॉर्टेंट कथन यहाँ पर इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो है, ये इंपॉर्टेंट कथन जो है पहले ही कह दिया गया था जब संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान का निर्माण आपको पता है कि संविधान की जो है के संदर्भ में ये कथन कहा गया, और ये किसने कहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों यदि हम बात करें संविधान के संदर्भ में जो ये बातें की गई थी, आपको पता होगा कि संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था। संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर हमारा तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसके कुछ आंशिक चीज़ों को भी लागू भी कर दिया गया था, जैसे नागरिकता की चीज़ों को जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लागू कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि संविधान हमारा जो बनकर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था, इसी दिन के वक्तव्य भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में यदि हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, वो महान लोग हैं, महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है इसके संदर्भ में बातें की थी, और उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान जो है ये मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वही लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं, भारत में ऐसे ही कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि हो। ये कथन उन्होंने कहा था, और ये कथन आप सभी को पता होगा कि कितना ज़्यादा सटीक और कितना ज़्यादा अच्छा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोग हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही ये कथन कहा था। इसके अंदर संविधान के अंतिम दिन के अंदर, जिस दिन की संविधान को अधिनियमित किया गया था, जिस दिन की इसको अंगीकृत किया गया था, जिस दिन इस संविधान को अपनाया गया था, आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था संविधान को। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर किए होंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग हैं उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपकी अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है। देखिए कथन से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके जो है एग्जामिनेशन में अब बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। जैसे हम यदि बीपीएससी की बात करें या फिर किसी भी दरोगा की बात करें, किसी ऐसे एग्जामिनेशन की बात करें जो बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, उस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो कथन से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको कथन भी देख लेना चाहिए। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न में ये सम्मिलित था, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया के अंदर संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक की हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन किसने कहा था? तो ये इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर मोरिस जोन्स ने, बी ऑप्शन है हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन डी है अलेक्जेंड्रोविच का, और ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइवर जोनिंग्स ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके संदर्भ में अपनी राय दी थी कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी प्रक्रिया के अंदर जो संविधान संविधान के निर्माण कर रहे हैं, संविधान के निर्माताओं ने जो है अल्पसंख्यक के हितों और भावना के महत्व को क्या किया है, कम करके आंका है। ये इनका इस पर आरोप लगाया गया था संविधान निर्माताओं पर। तो ये देखिए ये कथन इसका है तो आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। जितने लोग आइवर जेनिंग्स के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। इसके जितने लोग ऑप्शन डी के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बातें आपको बतानी है। किसने कहा था कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली,
ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्टिन। आप लोग जानते होंगे ऑस्टिन के बारे में, ऑस्टिन ग्रैनविले ऑस्टिन इसका पूरा नाम है, ग्रैनविले ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन आप लोग इसका नाम जानते होंगे, ग्रैनविले ऑस्टिन इसका पूरा नाम है। और दोस्तों इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये एक राजनीति, ये एक जो है ये ऑस्टिन जो है ये एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ये एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ग्रैनविले ऑस्टिन के बारे में। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इनका एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसका एक पुस्तक है, इसका एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उन्होंने उस बुक में इन बातों को लिखा है कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इन बातों का जिक्र इनके पुस्तक में मिलता है। तो आप लोग जानते होंगे ग्रैनविले ऑस्टिन को, ये एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और इन्होंने ही इस कथन को कहा था अपने बुक के अंदर, इसका कथन जो है लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टिन। जितने भी लोग ऑप्शन ए के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्या थी? आपको बताना है कि भारतीय जो आपका ये था भारतीय संविधान, इसमें कितनी महिला सदस्या थी ये आपको बताना है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितनी सदस्या थी, आपको पता होगा तो। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें दोस्तों, महिला सदस्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला सदस्य की संख्या जो यहाँ पर थी, महिला सदस्य की संख्या यहाँ पर 15 थी। कितनी सदस्या थी? तो 15 सदस्या थी इसका। तो ऑप्शन ए आपके सामने है 15 सदस्य, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 सदस्य थी इसमें। यह महिला सदस्य की संख्या पूछा जा रहा है, तो महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। लेकिन संविधान में जो दस्तखत किया, हस्ताक्षर किया गया है, संविधान सभा में जो भाग लिया था वो 10 महिलाएं ली थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है कितने लोगों ने भाग लिया था, 10 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन जो है उसमें कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न के तौर पर एक चैप्टर आपके सामने मैंने लेके आया है, चैप्टर लिखा हुआ है और ये चैप्टर, इसी चैप्टर से अब जो है आगे प्रश्न है। तो मैंने चैप्टर को भी जो है दिखाने का आपको कोशिश किया है कि यहाँ से इस चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो हर एक चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेशन के अंदर जो है चैप्टर वाइज ही प्रश्न आपके से पूछे जा रहे हैं और आपके सामने लाए जा रहे हैं। और ये सारे वे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं इन चैप्टर से, इसीलिए ये सारे जो है प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और फिर से इस चैप्टर से जो प्रश्न है उसको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो इस समितियों के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि इससे संदर्भित प्रश्न है और यदि आप चाहें तो नोट्स बनाने के लिए एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आपके सामने जो हम ये समितियों का नाम और जो है इसके अध्यक्ष के नाम ये लिख दिए हैं, इससे संदर्भित ही प्रश्न आगे रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के बारे में आपसे पूछा जाए, संघीय संविधान समिति पूछे या संघीय आपको शक्ति समिति पूछा जाए, दो चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। संघीय संविधान की बात कर ले, संघीय संविधान समिति की बात करें, संघीय संविधान समिति की बात करें, या यहाँ पर आपसे बात करें संघीय शक्ति समिति की। दो चीज़ें आपको याद रखना है। और ये दोनों चीज़ें किसके पास थी? तो ये दोनों चीज़ें जवाहरलाल नेहरू के पास थी। जवाहरलाल नेहरू के पास थी ये दोनों चीज़ें, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें किसके पास थी? या संघीय संविधान समिति पूछे या संघीय शक्ति समिति पूछे, ये दोनों चीज़ें किसके पास थी? ये दोनों चीज़ें जवाहरलाल नेहरू के पास थी। आगे देखते हैं प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। तो ये किसके पास था? नियम संबंधी समिति जो था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। आगे देखिए संचालन समिति। देखिए दोस्तों संचालन समिति के अंदर जो है बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। संचालन समिति का जो यदि हम बात करें तो संचालन समिति दो तरह की थी। एक तो संचालन समिति जिसमें स्टीयरिंग की बात की जाती है, संचालन समिति जिसमें स्टीयरिंग की बात की जाती है। संचालन समिति यहाँ पे दिया गया है संचालन समिति, और संचालन समिति का अध्यक्ष यहाँ पे क्या बताया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देख लीजिए आगे लिखा हुआ है स्टीयरिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जहाँ स्टीयरिंग होगा वहाँ राजेंद्र प्रसाद होगा, और जहाँ पर आपके पास दिया रहेगा जो है ऑर्डर ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पर जो है क्या मुंशी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं और समिति के बारे में, और समिति यहाँ पे दिया गया आपके सामने, उसको देख लीजिए। तो प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। ये बताया गया आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मौलिक अधिकार था। याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय, ये तीनों किसके पास है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और देखिए यहाँ मौलिक अधिकार की बात की जाए, लेकिन उप समिति इसके अंदर बहुत सारे उप समितियाँ कार्य कर रही थी। जैसे मूल अधिकार के लिए उप समिति बनी थी, उसके लिए जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। यदि यहाँ पर अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें संघीय, तो यहाँ पर जो है एच.सी. मुखर्जी थे। संघीय शक्ति समिति अभी हमने आपको बता दिया ऊपर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी के पास था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कार्य संचालन संबंधी जो समिति थी इसका किसके पास था? के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे।
तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लिए होंगे। आप लोग चाहे तो अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न के इससे संबंधित प्रश्न जो है क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो अभी तुरंत हमने बात की यहाँ पे दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे संघ संविधान समिति के बारे में। संघ संविधान समिति हमने आपको बता दिया कि संघ संविधान समिति, याद रखिएगा संघ संविधान समिति, और एक समिति हमने आपको बताया संघ संविधान समिति के साथ हमने एक और समिति आपको बताई संघ संविधान समिति, या फिर आपसे पूछा जाए शक्ति समिति, या फिर आपसे क्या पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए शक्ति समिति। तो ये दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों समिति के अध्यक्ष आपके बनाए गए थे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष जो थे, इन दोनों के अध्यक्ष आपको बनाए गए थे किसको? जवाहरलाल नेहरू को। इसको बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को अभी हमने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे जे बी कृपलानी, यहाँ है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे ऑप्शन सी के साथ हैं, जवाहरलाल नेहरू के साथ हैं, उनका बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू के साथ है उनका बिल्कुल सही है। और जो है इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो संघ संविधान समिति की बात करें या संघ शक्ति समिति की बात करें, किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। आगे चलते हैं और देखिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने पढ़ा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल की बात करें तो यहाँ पर ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष थे ये थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यदि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अभी तुरंत हमने पढ़ा संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग यदि एक बार हमारे सेशन को देखेंगे ना दोस्तों तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और हमने एक चीज़ को कई बार आपको बताया, तो आप अगर सेशन को लगातार आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो संघ संविधान समिति की यदि हम बात करें तो ये किसके पास थी? ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। और यदि हम बात करें संघ यहाँ पर शक्ति समिति की, तो संघ शक्ति समिति भी किसके पास थी? ये संघ शक्ति समिति भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण समितियाँ इसके पास थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी समितियाँ थी। इसके पास कौन कौन सी समितियाँ थी? तो हमने अभी आपको बताया है कौन कौन सी समितियाँ थी। बहुत सारी समितियाँ इसके पास भी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति थी, है ना, संचालन समिति थी जो स्टीयरिंग थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बिल्कुल जो है करेक्ट हैं। जितने भी लोग सरदार पटेल के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कौन थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष? सरदार पटेल आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर सही है ऑप्शन डी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यदि हम बात करें तो आपको हमने कई बार बता दिया कि प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर हम जो है ये कर लेते हैं। तो प्रारूप समिति की थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। प्रारूप समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसके कुल सदस्यों की संख्या यदि हम बात करें तो कुल सदस्य की संख्या यदि हम बात करें तो कुल सदस्य की संख्या यहाँ पर कितनी थी? 7 थी। लेकिन कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यक्षता वाले जो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाले प्रारूप समिति के अंदर जो है अन्य कितने सदस्य थे? तो अन्य की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ने के बाद 6 सदस्य होते हैं, क्योंकि कुल सदस्य 7 थे। कुल कितने थे? 7 सदस्य थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो कई बार हमने पढ़ा और शुरुआत में भी हमने पढ़ा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बी आर अम्बेडकर, तो इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके संदर्भ में कि कौन कौन जो है इसके अंदर सदस्य थे, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको बताया है। तो चलिए आगे होगा कहीं पे देख लेंगे उसको। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे आपको बताना है सूची 1 है और सूची 2 से इसको सुमेलित करना है और सही उत्तर आपको यहाँ पे कूट में से चुन के देना है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन है आपके सामने, एक तरफ तो आपके साथ संविधान समितियां लिखी हुई है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है।
संविधान सभा की समिति यहाँ पर दी गई है, तो समिति का नाम इधर है और उधर अध्यक्ष का नाम है, आपको मिलान करना है और इसके बाद कूट से चुन के आपको उत्तर भी देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपको मूल अधिकार संबंधी समिति के बारे में यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था मूल अधिकार समिति के बारे में, जो एक तो उप समिति थी, एक उप समिति थी और एक थी आपकी समिति। तो उप समिति की यदि हम बात करें, आपसे यदि यहाँ पे पूछ दिया जाता कि मूल अधिकार की उप समिति कौन थी, तो उप समिति के बारे में आपको बोलना था जेबी कृपलानी। कौन थे उप समिति? जेबी कृपलानी थे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जेबी कृपलानी किस चीज़ का था, तो ये हमने आपको बताया है अभी तुरंत। मूल अधिकार के जो थे उप समिति के अध्यक्ष, ये कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकार संबंधी जो है इसके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल अधिकार के बारे में और अध्यक्ष पूछा जा रहा है, उप समिति के बारे में आपसे पूछा नहीं जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उप समिति की जगह पर यदि समिति है तो इसका जो है हो जाएगा क्या? सरदार पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार पटेल कहाँ पे है? चौथे नंबर पे। इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका। ये बिल्कुल सही यहाँ पे है। अब देखिए बी में आपके सामने है कार्य संचालन। आपके सामने मैंने आपको दो बातें यहाँ पर बताई थी। एक तो कार्य संचालन के बारे में हमने बताया जिसमें एस्टेरिंग लिखा होगा और एक जिसमें कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस लिखा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस्टेरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एस्टेरिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये किसके पास होगा? ये था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था कार्य संचालन स्टीयरिंग वाला, और जिसमें ऑर्डर ऑफ बिजनेस था वो के.एम. मुंशी के पास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर है ना, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अब सी में है आपके पास संघ शक्ति समिति। तो हमने दो चीज़ें आपको बताई थी, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। ये दोनों किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। तो ये संघ शक्ति और समिति और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ मतलब दो हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डी में है आपके सामने प्रारूप समिति, और इसके बारे में कई बार हमने बात कर लिया है प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका हो जाएगा एक। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1 इसमें। देखिए 4 3 2 1 देखिए इसमें ही मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1, यानी मूल अधिकार के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति की बात करें जिसमें स्टीयरिंग वाला हो तो स्टीयरिंग वाला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति की बात करें या संघ संविधान समिति की बात करें जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। 4 3 2 1 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि मूल अधिकार वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। कार्य संचालन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। संघ शक्ति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के पास। और प्रारूप समिति जो है इसके बी.आर. अम्बेडकर। बिल्कुल सही यहाँ तक जितने लोगों ने ऑप्शन ए के साथ जो है आगे बढ़ा है उसका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने चर्चा किया था और आपको बताया भी था, जो है नोट्स के संदर्भ में आपको जो एक ये दिखाया था हमने, उसके अंदर लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था सारे समितियों के बारे में। तो हमने आपको वहाँ पर बताया था कि दो चीज़ें, एक तो आपके सामने आपने देखा था मौलिक अधिकार के बारे में, आपने देखा था मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार यहाँ पे हमने आपको बताया था। दूसरा उसी में लिखा हुआ था अल्पसंख्यक, आपने पढ़ा होगा अल्पसंख्यक के बारे में, उसमें लिखा था। और उसी में लिखा था जनजातीय, उसी में लिखा था क्या? जनजातीय। तो ये तीनों किसके पास था? ये तीनों ही था डॉक्टर यहाँ पे ये तीनों जो था किसके पास था? तीनों था सरदार पटेल के पास। ठीक है, किसके पास था? सरदार पटेल के पास था। तीनों किसके पास था? सरदार पटेल के पास था। तो इसी में से आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति किसके पास थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल हो जाएगा। देखते हैं सरदार पटेल किस में है। ऑप्शन ए में है आपका पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है बी.एन. राव, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार पटेल। और सरदार पटेल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सरदार पटेल के पास ही आपका मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति थी, और इसके पास ही आपको जनजातीय वाला भी था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? याद रखिएगा कितने अन्य सदस्य। हमने अभी आपको पिछले वाले प्रश्न में चर्चा किया था कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने अन्य सदस्य थे। तो याद रखिएगा अगर कुल सदस्य की संख्या कितनी थी, कुल सदस्य जो थे इसमें प्रारूप समिति के अंदर हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के अंदर यदि हम कुल सदस्य की संख्या की यदि बात करें, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 7। तो एक तो आपको बी.आर. अम्बेडकर आ जाते हैं, एक कौन आ जाते हैं? बी.आर. अम्बेडकर, एक तो यही हो जाते हैं।
और इसके अलावा कितने हो जाएंगे, इसके अलावा कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। ये पूछा जा रहा है आपको। बी आर अम्बेडकर के बारे में बता ही दिया, और अन्य कितने सदस्य होंगे, तो 6 सदस्य होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 सदस्य। ठीक है, तो वो 6 सदस्य कौन कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, 6 सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, तो 6 सदस्य को भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, कौन कौन 6 सदस्य थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद सादुल्ला एक इसके सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे इसके सदस्य। ठीक है, और भी बहुत सारे थे, देख लेते हैं उन लोग को कौन कौन से थे। यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य के बारे में हमने यहाँ पर आपको एक विस्तृत नोट दे दिया है, ताकि आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में हमने आपको बताया 7 सदस्य थे। एक तो बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, और इसी को प्रारूप समिति को ही कहीं कहीं आप लोग पांडुलेखन समिति देखेंगे। ठीक है, तो पांडुलेखन समिति देखकर आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पांडुलेखन समिति के बारे में पूछा जाता है, तो प्रारूप समिति को ही हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति इन्हीं को कहा जाता है, तो इनके अध्यक्ष थे। दूसरा यहाँ पे दिया गया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर है। और तीसरा है आपको एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा है कन्हैयालाल मानिक्यलाल मुंशी, जिसे हम लोग के एम मुंशी बोलते हैं, तो के एम मुंशी का पूरा नाम भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, कन्हैयालाल मानिक्यलाल मुंशी। पांचवा है एन माधवराज। आपको पता होगा कि एन माधवराज जो थे किसके जगह पे आए थे, बी एल मित्तल। आप लोग जानते हो कि बी एल मित्तल के स्थान पर जो है, जब बी एल मित्तल की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पे कौन आ जाते हैं, एन माधवराव आ जाते हैं। और आगे देखें तो छठा नंबर में है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी जो है ये डीपी खेतान के स्थान पर आ जाते हैं। तो पहले सदस्य जो थे कौन कौन थे, पहले में आप लोग देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर पहले थे, एक ये हो गया आपको। दूसरा कौन थे यहाँ पर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी दूसरे थे। ठीक है, और तीसरे की यहाँ पर बात करें तो हम गोपाल स्वामी थे, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो ये हो गया गोपाल स्वामी। आगे कौन थे, के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। और के एम मुंशी के बाद कौन थे, तो बी एल मित्तल थे। ठीक है, बी एल मित्तल। इन्हीं बी एल मित्तल की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर कौन आ जाते हैं, एन माधवराव आ जाते हैं। और इसके बाद जो थे कौन थे, डीपी खेतान। कौन थे, डीपी खेतान। तो ये डीपी खेतान जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो टीटी कृष्णमाचारी वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप सभी को याद रखना चाहिए। इतने सदस्य इसके अंदर थे जिसके बारे में हमने चर्चा किया। एक तो कौन थे, बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष ही थे। अध्यक्ष के अलावा यदि हम बात करें तो अध्यक्ष के अलावा इसके पास जो है कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष के अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है कितने सदस्य थे इसके पास अध्यक्ष के अलावा, तो अध्यक्ष के अलावा यहाँ पर 6 सदस्य थे। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल आप सभी सही उत्तर दिए होंगे प्रश्न का पीछे, और इस चीज़ को आप अपने नोट्स में विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे उसके बारे में, तो देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा है सरदार पटेल। आपको बताना है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये बताना है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा 6 सदस्य 7 सदस्य के बारे में हमने देखा। तो क्या क्या देखा था हमने, तो हमने देखा था बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर थे, इसके बाद थे मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी थे, कृष्णा स्वामी भी थे उसमें, तो ये दोनों तो इसमें थे ही। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये थे क्या, ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ये थे एन गोपाल स्वामी जो है अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल उसमें नहीं थे। तो ये दोनों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 और 3 देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 1, 2, 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 1 और 4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 1 और 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। जितने भी लोग हमारे ऑप्शन सी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों इसके ये जो थे सदस्य में शामिल थे, प्रारूप समिति के सदस्य में। और प्रारूप समिति को हम लोग पांडुलेखन समिति कहते हैं, हमने अभी आपको बता दिया है। इस तरह के प्रश्न आगे होंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग, हो सकता है कि आगे दिया गया हो। देखिए अभी तुरंत आपको हमने चर्चा किया अभी तुरंत हमने आपसे चर्चा की और तुरंत देखिए यहाँ पे वो प्रश्न आ गया। वो प्रश्न है आपके सामने, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, यह बताना है आपको। सदस्य तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अंदर जो सदस्य थे वो सातों सदस्यों का आपको नाम याद रखना होगा, क्योंकि आप जो देख रहे सारे प्रश्न
ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसी एग्जामिनेशन की बात हम करें तो पीसीएस एग्जामिनेशन की ही आप बात करें, उसी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये अपर लेवल के क्वेश्चन है, उन सभी में आप लोग देख रहे हैं कि इससे कितना बार प्रश्न को जो है दोहराया गया प्रारूप समिति से, पांडुलिखन समिति से। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। इसके अंदर के सारे सदस्यों को आपको याद कर लेना है और अपना विस्तृत नोट आपको बना लेना है इससे। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके सामने है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, आपको बताना है। तो कौन सदस्य थे पहले इसको आपको जानना पड़ेगा। तो कौन कौन सदस्य थे, तो आप जानते हैं कि इस पांडुलेखन समिति जो था प्रारूप समिति, उसमें अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके साथ कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे क्या, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति में सदस्य नहीं थे। ठीक है, अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। आपको बताना है कि संविधान सभा में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रारूप समिति के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन एक तिथि के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, इसकी यदि हम डेट की बात करें, एग्जैक्ट तिथि की बात करें, तो आपको याद होना चाहिए 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 दोस्तों एक तिथि थी जिस दिन जो है आपको प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसकी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता थी। ये बातें आपको याद रखनी है। तो डेट उसका क्या हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। चलिए देख लेते हैं 29 अगस्त क्या है, 13 है, 22, 3। तो यहाँ पे आपका 29 अगस्त 1947। जितने लोग हमारे 29 अगस्त 1947 के साथ हैं, जितने मित्र 2947 के साथ हैं, उनका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, उनका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगले प्रश्न पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष आपको बताना है। झंडा समिति के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के बारे में आपसे पूछा रहा है। झंडा समिति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो झंडा समिति के बारे में आपको बहुत जगह भ्रांतियां आपको मिलेंगी। जे बी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष कई जगह पर कई किताबों में बताया गया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, उस पर आपको नहीं चलना है। झंडा समिति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो झंडा समिति 2 बार बनी थी। अब आप सोचेंगे 2 बार कब कब बनी थी। तो एक तो देश की आज़ादी से पहले आप देखेंगे तो 2 अप्रैल 1931 की बात करें, हम 2 अप्रैल 1931 की बात करें तो यहाँ पे बनता है। और दूसरा जो है ये कराची के अंदर बनाया जाता है, कराची के अंदर बनाया जाता है। दूसरा आपको बनाया जाता है संविधान के समय। ठीक है, तो संविधान समय के बनाया जाता है। तो संविधान समिति के 2 अध्यक्ष होते हैं, एक तदर्थ झंडा समिति बनता है इधर, और ये आपको झंडा समिति, तो 2 झंडा समिति बनता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं और आपको बताते हैं इसके संदर्भ में। तो आपको याद रखना है, एक के जो थे वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल बने थे, और बाद में जो बना था उसके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बारे में देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो ये है झंडा समिति। झंडा समिति के बारे में एक छोटा सा नोट्स आपको दे दिया, ताकि आप चाहें तो इसको लिख के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे झंडा समिति के बारे में हमने आपको बताया कि 2 जगह पर हुआ था। एक झंडा समिति कराची में गठित झंडा समिति जो 2 अप्रैल 1931 को गठित हुई थी, और दूसरा संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपसे कराची वाला नहीं पूछा गया था, आपसे तदर्थ झंडा समिति के बारे में पूछा गया था, जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा गठित की गई थी। तो ये जो गठन हुआ था 23 जून 1947 को, 23 जून 1947 को गठित हुआ था। ये जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा जो गठन हुआ था वो तदर्थ झंडा समिति थी, और उसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था। यदि अध्यक्षता की बात करें तो कराची में जो झंडा समिति बना था उसका अध्यक्ष आपके बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो तदर्थ झंडा समिति संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाया गया था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो देखिए आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है निर्मात्री परिषद द्वारा, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, अभी हमने देखा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जितने लोग हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चयन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का 3य वाचन कब शुरू हुआ था। 3य वाचन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने बात किया था। अगर हम संविधान की कुल वाचन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 वाचन इसका हुआ था। संविधान का कुल कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुआ था। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3य वाचन, कुल वाचन की आपसे यदि बात की जाए तो कुल वाचन कितने हो जाएंगे, 3 बार इसका कुल वाचन हुआ था। मतलब संविधान सभा के अंदर संविधान जो लिखा गया था उसको पढ़ा गया था, उसको वाचन कहा गया है। तो 3 बार इसका वाचन किया गया था, और तीसरे बार के वाचन आपसे पूछे जा रहे हैं।
जो तीसरे बार का वाचन जो आप देखेंगे तो 26 नवंबर, तो आपको एक डेट आपको याद रखना है एग्जैक्ट, ठीक है। 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसके बाद जो है इस दिन जो है हमारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित हो गया था। तो ये अब 26 नवंबर आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949, यानी कि यहाँ पे लास्ट हुआ था। लेकिन शुरुआत कब हुई थी यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आपको याद रखना चाहिए कि 17 नवंबर, 17 नवंबर आप देखेंगे 17 नवंबर 1949 को यहाँ पर शुरुआत होती है, और जो है 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हो जाता है। तो तीसरे वाचन के बारे में आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना कि 17 नवंबर 1949 को शुरुआत होती है, और जो है 26 नवंबर 1949 तक ये चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 नवंबर 1949। तो जितने लोग ऑप्शन बी के साथ हैं, यानी कि 17 नवंबर 1949 के साथ हैं, उनका बिल्कुल सही है। 17 नवंबर 1949 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कब तक चला था, तो 26 नवंबर 1949, जिस दिन की आपका ये संविधान अंगीकृत अधिनियमित नहीं हो गया था, उस दिन तक चला था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल यहाँ तक याद रखना है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं एक और आपके सामने प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये कल का ही प्रश्न होगा, यहाँ पे आ गया है। तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो तीन चीज़ें आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी, 9 दिसंबर को शुरुआत हुई थी। और 9 दिसंबर को क्या बात थी ऐसी, तो 9 दिसंबर को ही आप जानते होंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसी के बारे में आप जानते होंगे कि फ्रैंक एंथनी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, है ना, उसको मनोनीत किया गया था, नामित किया गया था उसको, ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये बातें आपको याद रखनी है 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मनोनीत किया जाता है नए लोगों को, एच सी मुखर्जी को, जो यहाँ पर उपाध्यक्ष बनते हैं अस्थायी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और 13 दिसंबर को आपको याद होगा, यहीं पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये तीन डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे संदर्भित। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को ये प्रारंभ हुआ था। आप लोग सही उत्तर किए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल सही होंगे। और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग है, यानी कि आप आज का जो ये सेशन है समाप्त होता है। आप सभी का पूरे सेशन में बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे सेशन में आइए और जुड़िए इसी तरह से, और अपने अंदर जितने भी आपके जो है प्रश्न से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही है उसको आप दूर कीजिए, क्योंकि ये जो आपके सामने हमने इस सेशन को लेकर आने का जो हिम्मत किया है, मुझे पता है कि इस तरह के सेशन यूट्यूब पर बहुत कम ही उपलब्ध है, जहाँ पर आपको जो है हर प्रश्न के बारे में डिक्लेरेशन दिया जाए और प्रश्न आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाए। तो हमने इस तरह का एक बीड़ा उठाया आप सभी के लिए। आप लोग इसमें जो है हम हमारा सहयोग करें, और जितने भी लोग नए हैं उन लोगों तक हमारे इस जो है चैनल को आप लोग पहुँचाएँ। आप लोग थोड़ा हमारा हेल्प करें, और अपना अपना आपके अंदर जितने भी प्रश्न से संबंधित समस्याएं उसको दूर करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्त तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।